संज्ञानात्मक विकास से। और संज्ञानात्मक विकास में मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा जीन पियाजे के बारे में। ठीक है, जीन पियाजे के बारे में चर्चा करूंगा। और ध्यान रखिएगा आप लोग, इन्होंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट दिया है जीन पियाजे ने, जिसको आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि एग्ज़ाम में प्रश्न अगर ये कीवर्ड्स मिले तो आप तुरंत लगा देना। जैसे अगर किसी का नाम आए कि भाई बताइए ज्ञान का विकास किस बंदे ने किया है, अगर आप लोगों से एग्ज़ाम में कभी भी प्रश्न पूछे कि ज्ञान का विकास किसने किया है, तो आप कहना कि जीन पियाजे ने किया। तो यह एक पॉइंट है जो मैं कीवर्ड्स आप लोगों को बता रहा हूँ, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं अपने कॉपी पर। ठीक है, विकास एक क्रम में होता है, विकास एक क्रम में होता है। अगर ये प्रश्न आपसे पूछे कभी तो ये किस विद्वान ने इस पर चर्चा किया है, तो जीन पियाजे ने किया है। सारी की सारी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो ये भी जीन पियाजे का नाम आता है और ज्ञान का विकास भी आता है। बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक होता है, ये बहुत बार सीटेट में प्रश्न बनाया गया था, है ना। सीटेट में कई बार प्रश्न आया था, ये 2 से 3 बार आ चुका है कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक होता है। ये स्टेटमेंट किसका है, तो जीन पियाजे का है। ठीक है, तो विश्व में स्वयं का ज्ञान की खोज करता है बच्चा, और ये स्टेटमेंट किसने दिया है, जीन पियाजे ने दिया है ना। सारी पॉइंट मैं आपको यहाँ पे 1 2 3 4 करके लिख रहा हूँ। जो पॉइंट समझ में ना आए तो आप दोबारा से मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग, है ना। ठीक है, मैंने अभी जो कहा, मैंने कहा कि विश्व में स्वयं का ज्ञान की जो खोज करता है, विश्व में स्वयं की जो ज्ञान का खोज करता है, वो यह स्टेटमेंट बच्चों के परिप्रेक्ष्य में किस विद्वान ने कहा है, तो उसका नाम है जीन पियाजे। ठीक है, जीन पियाजे, जीन पीजेट भी इन्हीं को कहा जाता है, कोई अलग नाम इसका नहीं है ना। अच्छा, एक और बात ध्यान रखना कि भाषा संज्ञानात्मक विकास का आधार है। भाषा जो है ना, वो संज्ञानात्मक विकास का आधार है। ये नंबर 5 का पॉइंट बताया हूँ मैंने, जो एग्ज़ाम में आप लोगों को मिल सकता है। ये 5 पॉइंट है, ध्यान रखना। और भी पॉइंट मिल सकती, जैसे मैं कहूँ कि विभिन्न अवस्थाओं में बच्चा भिन्न भिन्न प्रक्रियाओं में खोज करता है, तो शैशवावस्था में अलग उसकी प्रक्रिया होगी, बाल्यावस्था में उसकी अलग प्रक्रिया होगी, ठीक है, किशोरावस्था में अलग होगा। तो इस तरीके के इन्होंने डिवाइड किया कि हर एक बच्चा या हर एक प्राणी जब विभिन्न अवस्थाओं में जाता है तो उसमें भिन्न भिन्न तरीके से वो प्रक्रिया करता है और भिन्न भिन्न तरीके से वो खोज करता है। तो ये जीन पियाजे का स्टेटमेंट है, आप यहाँ पर भी इसको सही मानोगे। और वातावरण में ज्ञान को अनुकूलित कर लेता है, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इस पर स्टार लगा रहा हूँ कि जब वातावरण की बात आए, बात समझ रहे हैं ना आप, वातावरण में ज्ञान को अनुकूलित कर लेता है बच्चा, यह स्टेटमेंट किसका है, तो जीन पियाजे के। तो मैं आशा करता हूं कि मैंने 6-7 पॉइंट आप लोगों को बताया है जो आप लोग ध्यान रखेंगे इसमें जीन पियाजे के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है भाई, ज्ञान का विकास है, वातावरण में ज्ञान को अनुकूलित कर लेता है, विकास क्रम में होता है, बच्चा ज्ञान को स्वयं से खोज करता है, बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है, संज्ञानात्मक विकास में भाषा की थोड़ी बहुत विकास होती है। तो इसने थोड़ी बहुत की जिक्र किया है, ठीक है। पूरी बात की जो संज्ञान में पूरी बात जो किया है एक्टिव होने की, वो बात लेवाइगोस्की ने कहा है, ठीक है। इसने थोड़ी बहुत जिक्र किया है, आलोचना की है, ठीक है। और इसने बच्चे की पहली भाषा क्या बताइए, जरा बताइए मुझे, कौन बताएगा बच्चे की पहली भाषा कौन सी होती है जीन पियाजे का? नहीं, जीन पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित। हाँ, जीन पियाजे के अनुसार ईगोसेंट्रिक कहा जाता है भाई। क्या नाम है, ठीक है सर, सुमन सर, तो याद रखना आप, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि पहली भाषा जो होती है वो अहम केंद्रित होती है, ओके। और बच्चा विश्व में स्वयं ज्ञान की खोज करता है, ये आपको पता है। और बच्चा जब विभिन्न अवस्थाओं में जाता है तो भिन्न भिन्न तरीके से वह प्रक्रिया करता है और खोज करता है। ये था थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको ट्रिक बताए हैं। तो जब कभी भी ये प्रमुख बातें आप लोगों को दिख जाए, ठीक है, तो आप तुरंत जीन पियाजे को लगा देना, बाकी किसी का नाम आप मत सोचना उसमें, ठीक है भाई। चलिए, जीन पियाजे के बारे में आगे मैं जिक्र करता हूँ, ठीक है। स्क्रीन वगैरह साफ दिखाई दे रहा है ना, क्लियर हो रहा है सब कुछ? चलिए, देखिए, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के बारे में इन्होंने प्रतिपादित किया
और ये रहने वाले हैं स्विट्ज़रलैंड के, ये रहने वाले हैं स्विट्ज़रलैंड का। और इनका जो कार्यकाल था, इनका कार्यकाल हालांकि एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ 1856 से लेकर 1980 तक के बीच में इनका कार्यकाल था। ठीक है, ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा आप लोगों से, लेकिन आप इसे थोड़ा सा समझिए, आप बोल सकते हैं लेक्चर के दौरान या कभी भी आप किसी का क्लास ले रहे हैं तो। ठीक है, तो इन्होंने बच्चों का जो चिंतन है, जो बच्चों का चिंतन है वो वयस्कों के प्रकार से भिन्न होता है बजाय मात्रा के। एक बार एग्जाम में प्रश्न आया था सीटेट में, याद है आप लोगों को? अगर आप लोगों को याद होगा तो कोई बात नहीं, और नहीं याद है तो आपको मैं बता देता हूँ। एक बार सीटेट में एक प्रश्न आया था, और प्रश्न इस तरीके से था कि बच्चों का चिंतन वयस्क से डैश करके था, बजाय फिर डैश था, और उसके बाद लिखा था के, और 4 ऑप्शन दिए हुए थे। तो एक में लिखा था कि प्रकार मात्रा के या मात्रा प्रकार के, इस तरीके का दिया हुआ था। तो बच्चों में जो चिंतन की प्रक्रिया होती है ना, जो बच्चों में चिंतन की प्रक्रिया होती है, वयस्क मतलब आप समझ रहे हो कि जो बड़े लोग हैं, युवा किशोरावस्था की बात मैं कर रहा हूँ, वयस्क उनको रिलेट कर रहा हूँ, पीयर ग्रुप को रिलेट कर रहा हूँ मैं। तो वयस्क से प्रकार से उनके जो शारीरिक मानसिक जो भी मनोवैज्ञानिक पक्ष था उससे भिन्न था। अगर मैं करूं बजाय किसके, मात्रा के, क्वांटिटी के, है ना, आप समझ गए होंगे। उसकी मात्राएं, कार्य करने की क्षमताएं उनकी अलग हैं और इनकी अलग है। तो यहाँ पर यही बात कही जा रही थी कि वयस्कों से प्रकार से भिन्न होता है बजाय मात्रा के। ठीक है, बजाय उसकी क्वालिटी से। ठीक है, चलिए। जीन पियाजे एक प्रकार के मनोवैज्ञानिक और अनुवांशिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट थे भी। ठीक है, तो आप अनुवांशिक याद रखें और मनोवैज्ञानिक, हालांकि ये कोई, मुझे नहीं लगता कोई प्रश्न बनाएगा, लेकिन आप अगर ध्यान रखना चाहते हैं तो अनुवांशिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट नाम याद रख सकते हैं। ठीक है, और वह सबसे अधिक संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध थे। और सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रश्न DSSB में अगर कोई प्रश्न बनाया गया है ना, तो वो बनाया गया है आप लोगों से संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताइए, उन अवस्थाओं में क्या क्या कैटेगरीज पाई जाती हैं, इसके बारे में चर्चा करिए। ये प्रश्न आप लोगों को बेसिकली ज़्यादा देखा गया है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो यही हम आज आप लोगों से चर्चा करेंगे कि संज्ञानात्मक विकास को किस तरीके से बच्चे में जो है विकसित होता है और किन किन अवस्थाओं के रूप में। ठीक है भाई। अच्छा, मैं आप लोगों से कुछ और बातें बता देना चाहता हूँ। सर्वप्रथम संज्ञानात्मक पक्ष और क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन जो है स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के द्वारा किया गया था। तो यह आपको तो याद हो चुका होगा अच्छे तरीके से। स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं जीन पियाजे जी, और इन्होंने संज्ञानात्मक पक्ष के बारे में चर्चा किया है, और एक नई पॉइंट मिल गई है क्रमबद्ध तरीके से और वैज्ञानिक ढंग से। और वैज्ञानिक का मतलब होता है सुव्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके से ही किसी क्रियाविधि को करना, एक प्रकार से वैज्ञानिक अध्ययन की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये जीन पियाजे जी का स्टेटमेंट था, आप यहाँ पर इसको ऐसे याद रख सकते हैं, है ना। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? सुमंत जी, गुलाम मिर्जा जी, नीतू मैम और भी, चलो बहुत अच्छी बात है। आगे अगर मैं बात करता हूँ तो संज्ञान के बारे में बात करता हूँ। संज्ञान का मतलब आप यहाँ पर समझिए, इन्होंने संज्ञानात्मक थ्योरी में इन्होंने संज्ञान की बात किया। तो संज्ञान है क्या चीज़? इनका जो इस कहना था, संज्ञान प्राणी का वह व्यापक और अस्थायी ज्ञान है जिसमें वातावरण, उद्दीपक जगत, बाह्य जगत के माध्यम से ग्रहण करता है। यानी एक्वायर जो करता है प्राणी कोई भी चीज़ें, वो वातावरण से एक्वायर करता है। अर्जित, एक्वायर का मतलब होता है अर्जित, और अर्जित का मतलब होता है ग्रहण। बात समझ रहे हैं आप लोग? दोनों एक ही मतलब होता है, सुमंत सर और संतोषी लाल जी। तो अर्जित करना वातावरण से भी माना जा सकता है, उद्दीपक से भी माना जाता है, और वाह है जगत से भी माना जाता है। ये संज्ञान में कहा गया है। संज्ञान का मतलब यही है कि जो चीज़ें वाह वातावरण में आप चीज़ें देख रहे हैं उसको आप फिर एक्वायर कर लिया आपने, चाहे वो उद्दीपक जगत से, उद्दीपक का मतलब स्टिमुलस से, और चाहे आप वातावरण में जो बिहेवियर हो रहा है समाज के, उस बिहेवियर को, चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में जिक्र कर रहा है संज्ञान के बारे में। पर्टिकुलर इसने किसी एक समस्या के बारे में जिक्र नहीं किया है। ठीक है, जीन पियाजे ने। ओके, आगे बात करता हूँ। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि संज्ञानात्मक विकास में जीन पियाजे जी ने समस्या समाधान और संप्रत्ययीकरण, ये संप्रत्ययीकरण लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये रा नहीं होगा। ठीक है भाई, ये रेफ का रा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ संप्रत्ययीकरण और विचारों का निर्माण प्रत्यक्षण, प्रत्यक्षण का मतलब एक प्रकार से ये हुआ कि प्रत्यक्षण, परसेप्शन वाली एक्टिविटीज़,
एक प्रकार से ऑब्जर्वेशन वाली एक्टिविटीज़, अवलोकन वाली एक्टिविटीज़, ठीक है। तो अवलोकन करके देख कर सीखता है या सुनकर सीखता है, ये भी एक्टिविटीज़ क्या है, प्रत्यक्षण का रूप माना गया। तो सामान्यीकरण, संप्रत्ययीकरण, समस्या समाधान की प्रक्रिया इत्यादि जो प्रक्रिया है, ये मानसिक क्रियाओं में क्या होती है, सम्मिलित होती है और इन्हीं से बच्चा सीखता है। तो संप्रत्ययीकरण, प्रत्यक्षण और मानसिक क्रियाएं, अभी मैं आप लोगों से इसके बारे में भी चर्चा करता हूँ, ये है क्या चीज़, है ना, कीवर्ड्स हैं। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक पक्ष पर इसने बल दिया और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इसने प्रतिपादित किया, इसीलिए जीन पियाजे का विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता। तो अब आप ध्यान से सुनिएगा, मैंने एक बार आप लोगों को लास्ट टाइम में गैरेट ने मनोविज्ञान में किस तरीके से अहम भूमिका निभाई और किस तरीके से विलियम उल्ट के द्वारा से कही गई। 1879 में भाई प्रयोगशाला को लाया गया, फिर उसके बाद मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान की बात की गई तो थॉर्नडाइक का नाम आया 1903 में, और फिर उसके बाद जब मैं 20वीं शताब्दी की ही बात करता हूँ तो जीन पियाजे का नाम आता है विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक में। तो जैसे स्टेजेस होते वगैरह नहीं होते हैं, उसमें इसकी बहुत अहम भूमिका थी बच्चों को लेकर विकासात्मक मनोविज्ञान में। बात समझ में आ रही है, एक बार क्लियर करिए। वेरी गुड। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा, इम्पोर्टेंट है सारी की सारी चीज़ें। और नेक्स्ट पॉइंट पे बात करता हूँ, विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत तो शुरू से अंत तक, अर्थात गर्भावस्था से बात हो रही है और वृद्धावस्था। मैंने अभी एक चीज़ बताया आप लोगों से, और मैंने वो चीज़ यही बोला है कि क्यों इनको कहा गया कि विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक, क्योंकि इनकी जो अहम भूमिका होती थी वो बेसिकली होती थी अवस्थाओं में लेकर, तो गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक। लेकिन आप कहेंगे सर उन्होंने तो 4 ही अवस्था दिया भाई, सेंसर मोटर जो संवेदीय पेशी अवस्था ही थी उसके बारे में आपने पढ़ा है, और आपने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पढ़ा है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पढ़ा है, अमूर्त की अवस्था पढ़ा है आपने, वो तो ही है ऑलरेडी। लेकिन उसके साथ साथ उन्हीं अवस्थाओं को बेस बनाकर इसने सारे जो विकासात्मक मनोविज्ञान के पक्ष रखे गए थे उन सारी अवस्थाओं के बारे में इसने भी जिक्र किया है, ठीक है। कहीं ना कहीं इसकी जिक्र देखने को मिलता है हमें, तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। आप लोग आगे बात करता हूँ, विकास का प्रारंभ कब होता है। देखो, विकास का जो प्रारंभ होता है गर्भावस्था से होता है। अगर इस तरीके का स्टेटमेंट पूछे तो यहाँ पर आप जानते हैं कि विकासात्मक मनोविज्ञान के जो जनक हैं जीन पियाजे जी, उन्हीं को कहा गया है, ठीक है। तो उन्हीं का ये स्टेटमेंट है कि विकास प्रारंभ जो होता है वो गर्भावस्था से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। संज्ञान का विकास शैशवावस्था से प्रारंभ होता है, जीवन पर्यंत तक चलता है, ठीक है। तो ये संज्ञान का विकास होता है, ठीक है। और जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत में कितनी अवस्थाओं में समझाया है, क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं भाई? 4 अवस्थाएं, बिल्कुल बोला करो, ये 4 अवस्थाएं हैं। और जिसमें से संवेदी पेशी अवस्था, उसी का नाम था केंद्रीय गामक अवस्था भी। और एज इसका बहुत ध्यान रखना आप लोग, और इसकी एज जो है 0 से लेकर 2 वर्ष, 0 से लेकर 2 वर्ष तक, हाँ। और इसमें 6 स्टेप आते हैं। अभी मैं इन 6 स्टेप के बारे में जिक्र करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है 6 स्टेप कौन कौन से देखने को मिले हैं, है ना। और आगे अगर मैं बात करूं दूसरी अवस्था के बारे में, तो दूसरी अवस्था उसने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोला है, सॉरी मूर्त ना, पूर्व बोला है, पूर्व इसको बोला है, हाँ पूर्व। हाँ, उसी को आप चाहे तो संक्रिया बोले, चाहे क्रियात्मक बोले, ठीक है, चाहे आप प्रत्यात्मक बोले, ठीक है, प्रत्यात्मक बोले, ये सारी की सारी चीज़ें जो है एक ही है, ठीक है। तो प्री ऑपरेशनल आप कह सकते हो एक प्रकार से इसे, या प्री संक्रियात्मक इसको बोल सकते हो, प्रत्यात्मक बोल सकते हो। और ये स्टेजेस जो है 2 से लेकर 7 वर्ष तक चलेगी, 2 से 7 तक चलेगी। जो तीसरी अवस्था बताया था मूर्त संक्रियात्मक बताया था, और मूर्त जो होता है कंक्रीट होता है। और ये जो स्टेजेस बताया इसको ठोस के नाम से भी जाना गया है, ठोस संक्रियात्मक अवस्था भी इसे कहा जाता है। और इस अवस्था की आयु जो थी वो थी 7 से लेकर 11 वर्ष तक। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सुमन जी। और उसके बाद अगर मैं नंबर 4 की बात करूं, तो नंबर जो 4 है अवस्था है, लास्ट स्टेजेस है, उसको अमूर्त बोला है इसने। और अमूर्त को आप अब्स्ट्रैक्ट भी कह सकते हो, या आपसे मैं कहूँ तो यह एक प्रकार का औपचारिकता, हाँ औपचारिकता यानी फॉर्मल भी बोल सकते हो आप इसे। ये चौथी अवस्था है और इसकी आयु जो है 11 से लेकर 18 वर्ष तक चलती है, ये आप ध्यान रखिएगा।
बेसिकली ये 4 अवस्थाएं जो मैं यहाँ पर आपको जिक्र कर दिया। अभी मैं डीप में इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करूँगा आप लोगों से, ठीक है भाई। चलिए एक बार जरा मुझे बताइए आप लोग, संज्ञानात्मक अवस्था के संबंध में आप लोगों की ये बातें समझ में आ गई है कि 4 अवस्थाएं थी। अब इन 4 अवस्थाओं के साथ साथ मैं अब एक एक अवस्थाओं के बारे में जिक्र करने चल रहा हूँ, ठीक है। पहली अवस्था को संवेदीय पेशी अवस्था कहा गया, इंद्रिय जनित अवस्था भी कहा गया, इसे सेंसर मोटो स्टेजेस भी बोला गया इसको। इसमें आपको कुछ इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा जो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है भाई। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी। बेसिकली इस अवस्था में अगर आप लोगों से मैं जिक्र करूं, संवेदी पेशी अवस्था में इसने या क्या बोला था, तो इस अवस्था में कुछ गुण बताए इसने, और वो जो गुण थे वो गुण ये थे जैसे वस्तु अस्थायित्व। पहले एक एक चीज़ मैं अभी समझाता हूँ। एक बार प्रश्न ये सीटेट में पूछा गया था, अगर याद है आप लोगों को, तो वस्तु अस्थायित्व करके याद है क्या? ये देखो थोड़ा सा, ये पता नहीं क्यों चल क्यों नहीं रहा है मेरा, एक मिनट। ये वस्तु अस्थायित्व, ठीक है भाई। थोड़ा सा रुक जाइए, लग रहा मुझे लैपटॉप हैंग कर रहा है, कोई नहीं, ठीक है भाई। वस्तु अस्थायित्व ऐसे लिखा जाता है, आप लोग भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए वस्तु अस्थायित्व में इन्होंने कुछ इसको गुण को बताया। क्या कोई मुझे बता सकता है वस्तु अस्थायित्व क्या चीज़ होती है? ओके, और भी कोई चीज़, और भी कोई लोग बताइए जरा मुझे, वस्तु अस्थायित्व क्या हो सकता है? देखिए कहने का तात्पर्य मेरा ये है, सुनिए अब आप लोग, आप सबके जवाब सही ही थे लगभग लगभग। हाँ बोलिए। वेरी गुड। हाँ हाँ सही, ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया, सही जवाब इनका है भाई। इनका भी सही कहने का तात्पर्य है, नीतू मैडम का भी। तो मैं आपको बता दूं, जो वस्तु अस्थायित्व है, वस्तु भले ही आंखों से ओझल हो जाए। एक चीज़ सिंपल लैंग्वेज में आप सुन लीजिए और समझ लीजिए इस वर्ड को, ताकि एग्ज़ाम में जो आपसे प्रश्न बने वो आप इजीली कर ले। जैसे कोई वस्तु है जो भले ही आंखों से ओझल हो जाए लेकिन उसका अस्तित्व रहेगा ही रहेगा, वो समाप्त नहीं होगा, तो वह एक प्रकार से संवेदीय पेशी अवस्था के अंतर्गत वस्तु अस्थायित्व के बारे में जिक्र किया गया था। और ये एक प्रकार के गुण पाए गए थे वस्तु अस्थायित्व में। हालांकि कहीं कहीं किताबों में ये भी मिला है कि वस्तु अस्थायित्व जो है एक प्रकार से ये पूर्व, जो जिसको प्री ऑपरेशनल स्टेजेस बोलते हो आप लोग, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसको बोलते हो आप लोग, उसमें भी कुछ किताबों में लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, ये 0 से 2 वर्ष वाली स्टेज में पाया जाएगा, इंद्रिय जनित अवस्था में ही पाया जाएगा ये चीज़ें, आप इसे ध्यान रखिएगा, है ना, भूलिएगा नहीं वस्तु अस्थायित्व को लेकर। बेसिकली ये जो स्टेजेस हैं इस अवस्था में 9 से लेकर 10 माह के बच्चों में पाया जाता है। ये 9 से 10 माह के बच्चों में पाया जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है वस्तु अस्थायित्व को लेकर। और इसका कहने का मतलब, जैसे अभी नीतू जी ने कहा कि छिपी हुई वस्तु को निकालना एक प्रकार की प्रवृत्ति होती है ना। तो छिपी हुई वस्तु को निकालना प्रवृत्ति होती है, इसी वस्तु को अपने मानसिकता में अस्थाई क्या कर लेना, अस्थाई उसे ग्रहण कर लेना। तो अस्थाई करना या स्मृति क्षमता में बहुत अच्छी होना, या बनावटी या प्रत्यक्षीकरण का चिंतन करना, है ना, अमूर्त संप्रत्यों की अवधारणाओं को रिप्रेजेंट करना, तो यह एक प्रकार का वस्तु अस्थायित्व को रिप्रेजेंट करता है। आप इसे ध्यान रखिएगा। क्यों, एक और बात बता देता हूँ आपको इम्पोर्टेंट, जो बच्चे का मानसिक विकास होता है 60% 3 वर्ष तक उसका डेवलप कर जाता है। अब ये 3 वर्ष तक डेवलप कर गया है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा बेसिकली जो आयोग है सीटेट का, वो माना है कि 3 वर्ष में, और 3 वर्ष जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं जीन पियाजे के स्टेजेस में नहीं आ रहा है ना, सीटेट के आयोग ने माना है ये बात, ठीक है। हाँ, लेकिन आप ध्यान रखिएगा मानसिक विकास जो है 60% बच्चे का जो हो जाता है वो 3 वर्ष में हो जाता है,
इसे आप ध्यान रखिएगा 3 वर्ष में। ठीक है भाई, चलिए मैं आगे इसी क्रम में एक और पॉइंट के बारे में जिक्र करता हूँ अब, और आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये चीज़ें, और आगे बढ़ता हूँ। तो देखिए, जन्म के समय शिशु व जगत के प्रति अनभिज्ञ होता है। धीरे धीरे वायु के साथ साथ अपनी संवेदनाएं व शारीरिक क्रियाओं के माध्यम के मतलब वाह्य जगत, यहाँ पे वाह्य होगा भाई, वाय नहीं है, ये वाह्य जगत है। ठीक है, वाह्य जगत है ये। ठीक है, वाह्य जगत का ज्ञान ग्रहण करता है। मैं आपको भली भांति तरीके से पहले भी बता चुका हूँ इसके बारे में। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर, वह वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा ही स्वाद के माध्यम से ज्ञान को ग्रहण करता है। अच्छा, एक बात आप मुझे जरा बताइए, संवेदीय, पेशीय, केंद्रीय, गामक अवस्था जब 0 से 2 वर्ष है, तो यहाँ पर इंद्रियों को प्रयोग के माध्यम से बच्चा क्या कर रहा है? सीख रहा है, इंद्रियों के माध्यम से। जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? बताइए जरा। हाँ भाई, एक बार म्यूट हो जाइए। ठीक है, एक बार आप सभी लोग म्यूट हो जाइए। ठीक है, चलिए, तो मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ भाई कि ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिए, इंद्रियों के माध्यम से प्रयोग करने से कैसे सीखता है बच्चा? तो आप जानते हैं, आँख बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी DSSB में एक क्वेश्चन TGT वाले में पूछा गया है, आप जान रहे हैं, जो कल या परसों एग्जाम हुआ है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आँख, नाक, कान, ठीक है भाई, कान, जीभ, त्वचा, ये 5 ऐसी जो है इंद्रियां हैं जो प्रयोग करके बच्चा सीखता है। तो आंखों से अवलोकन करता है, देखता है, देखकर कोई चीजें सीखता है ना। नाक से सूंघता है, नाक से क्या करता है भाई? सूंघता है। तो सूंघ कर भी वो क्या करता है? कोई ना कोई चीजें सीखता है, जानता है, समझता है। और कान से सुनता है, जीभ से स्वाद लेता है, त्वचा से महसूस करता है। ठीक है, तो यह एक प्रकार से आप ये जो पॉइंट देख रहे हैं कि वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध तथा उसके द्वारा स्वाद के माध्यम से ज्ञान को ग्रहण करता है, तो यही कहने का तात्पर्य है कि इंद्रियों का प्रयोग करके सीखता है बच्चा। तो ये कहाँ पर सीखता है? संवेदीय, पेशीय या केंद्रीय गामक या इंद्रिय जनित गामक अवस्था में ये बच्चा सीखता है। ये चीज़ें आप ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं। छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगता है भाई। आप भलीभांति तरीके से जानते हैं, आपको अच्छे से पता भी है कि बालक क्या कर रहा है। कि जैसे अगर मैं आपसे कहूँ का या पा, ऐसे बोलता है, पूरा पापा नहीं बोल पाता है बच्चा, पा ही बोलता है। तो छोटे छोटे शब्दों को जोड़कर सीखता है, यानी वर्ण जो है वो जोड़ता है वर्णों को, और वर्णों को जैसे जैसे जोड़ना शुरुआत कर देता है, उसके बाद वो शब्दों पे आ जाता है। शब्दों को जब जोड़ना शुरुआत कर देता है तो शब्दों के बाद वाक्यों पे आ जाता है, और वाक्यों के साथ साथ उसके बाद वो पैराग्राफ या लैंग्वेज जैसी एक्टिविटीज़ को क्या कर लेता है? डेवलप कर लेता है अपने अंदर। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। और ये जो छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगता है बच्चा, ये जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास में संवेदीय, पेशीय, केंद्रीय, गामक अवस्था में जो 0 से लेकर 2 वर्ष है, उसमें ये चीज़ें डेवलप होती है। यह आप ध्यान रखना है इसको आपको। ठीक है, पॉइंट नंबर नेक्स्ट देखिए, परिचितों का मुस्कान के साथ स्वागत करना, और आप परिचितों को देखकर भय और प्रदर्शित। देखो यहाँ पे अपरिचित लिखा हुआ है, ये आप नहीं है, अपरिचित है ये। ठीक है, ये अपरिचित लोग हैं। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंटेड है ना। तो देखिए, अपरिचित को देखकर भय या प्रदर्शन करना क्या मतलब होता है इसका, मैं आपको बताता हूँ। जैसे जो परिचित लोग होते हैं उनके पास जाते हैं बच्चे, कहते हैं नहीं भाई, पैर छुओ, स्पर्श करो, प्रणाम करो, नमस्ते करो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, इस तरीके की एक्टिविटीज़ लोग पेरेंट्स सिखाते हैं बच्चों को, तो स्वागत करने के लिए। तो ऐसे चीज़ों पर क्या होता है कि परिचित लोग होते हैं, इससे क्या होता है? इंट्रोड्यूस करवाते हैं बच्चों से। एक प्रकार से क्या हुआ? इंट्रोड्यूस करवाना। और बच्चे भी उनके साथ क्या होता है, दोबारा जब बच्चा जब वही पेरेंट्स दोबारा आता है तो बिना कहे चला जाता है उसको चरण स्पर्श करने। तो इससे क्या हुआ कि बच्चे में यहाँ पे देख रहे हो नैतिकता धीरे धीरे डेवलप हो रही है। ठीक है,
और यही नैतिकता डेवलप करने का जो परिचितों का मुस्कान के साथ स्वागत करना, यह स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। और अपरिचित को देखकर भय प्रदर्शन करना, मतलब जैसे आप देखिए संवेदी पेशी अवस्था में जैसे कोई अनभिज्ञ व्यक्ति आ जाए, अगर उसको गोद ले ले तो बच्चा रोने लगता है। आपने देखा होगा छोटे स्टेजेस में, है ना। तो इसकी स्टेजेस है 0 से लेकर 2 वर्ष, है ना। तो यही कारण है, अपरिचितों को देखकर वो क्या करता है, उसके अंदर भय पैदा हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। और ये स्टेज, ये चीज़ कहाँ देखने को मिलती है, संवेदी पेशी अवस्था में मिलती है, यानी केंद्रीय गामक अवस्था में देखने को मिलती है। स्मृति क्षमता भी देखने को मिलती है इसी में, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं, इस स्टेजेस में एक और चीज़ मिलती है, स्मृति क्षमता, ठीक है भाई। स्मृति क्षमता क्लियर हो रहा है कि नहीं, आप लोग जरा बताइए जरा मुझे। स्मृति क्षमता एक प्रकार से मेमोरी पावर बड़ी तीव्र होती है ऐसे स्टेजेस में। जैसे आपको बताऊं, काफ़ी लोग भी कहते हैं ये बात कि भाई बच्चों की अगर गवाही कहीं लगती है तो वो सत्य मानी जाती है। तो इसलिए उनकी जो मेमोरी पावर है बड़ी तीव्र होती है, और जो बोलते हैं वो सत्य बोलते हैं बच्चे, छोटे बच्चे जो होते हैं, है ना। तो ये स्मृति पावर है, और स्मृति पावर को कहा गया एक प्रकार की मेमोरी पावर जो है बड़ी तीव्र होती है बच्चों में। अगर जैसे मोबाइल बच्चे चलाना जानते होंगे आपके घरों में, तो देखिए वो पैटर्न वगैरह वो गेम तक पहुंच जाते हैं। आपको क्या बताते हैं आप लोग कि इस गेम तक जाओ, ये गेम ओपन करो, ये ऐसे करो, पैटर्न है ऐसे लगाओ। आपने अगर एक बार कर लिया है तो बच्चे ने सीख लिया वो चीज़ें, है ना। तो बड़ी तीव्र होती है उनकी क्षमताएं, और इसी का कारण है इन्हें जो है संवेदी पेशी केंद्रीय गामक अवस्था में ही स्मृति पावर तीव्र पाई जाती है। ये बात जीन पियाजे ने कहा है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये एक प्रकार सा कीवर्ड्स है स्मृति पावर का, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में अब हम लोग। और देखिए स्मृति पावर हो गया, वस्तु अस्थायित्व हो गया। अच्छा, वस्तु अस्थायित्व तो जान चुके हैं आप लोग कि मानसिक प्रारूप में वस्तु को अस्थायित्व कर लेना, छिपी हुई वस्तुओं को खोजने की प्रवृत्ति होती है, ये भी उसी में होता है। और सक्रिय ज्ञान का स्वयं निर्माण करता है। वस्तु अस्थायित्व अस्तित्व की पहचान करती है, ठीक है। अवलोकन के आधार पर ही वस्तु की अस्थायित्व किया जाता है। ये सारी की सारी चीज़ें उसी में देखने को हमें मिल चुकी है, ठीक है भाई। क्लियर हो गया। अब किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? अगर डाउट है तो पूछ लीजिए आप जरा मुझे। एक और बात ध्यान रखना, अनुकरण किसमें पाया जाता है? अनुकरण किसमें पाया जा रहा है? अनुकरण बताइए। हाँ, अनुकरण भी इसी में पाया जाता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद मानसिक निरूपण की बात करूं तो मानसिक निरूपण भी इसी में पाया जाता है। मानसिक निरूपण भी ये एक प्रकार के गुण हैं इसके, मानसिक निरूपण भी इसी में पाया जाता है। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो मूल प्रत्यात्मक व्यवहार होता है, जिसको आप कहते हैं मूल बिहेवियर, ठीक है, जो मैकडूगल के द्वारा दी गई है 14 मूल प्रवृत्तियाँ। तो वो भी बच्चों को कहाँ पर संवेदी पेशी अवस्था में ही क्या है भाई, इन्वॉल्व है। ये चीज़ें ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। और विभिन्न प्रकार के प्रतिनिधि करते हैं, नाटक भी करते हैं, गुड्डा गुड़िया वगैरह भी, जैसे इस तरीके की एक्टिविटीज़ करते हैं, चोर सिपाही की एक्टिविटीज़ करते हैं बच्चे। ये सारी के सारी स्टेजेस कहाँ पर पाई जा रही है? ये आपको संवेदी गामक अवस्था में पाइए। एक प्रकार के ये क्या है, गुण हैं। चलिए मैं बात करता हूँ दूसरी अवस्था के बारे में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये है 2 से 7 वर्ष तक, और इस अवस्था में दूसरे के संपर्क में खिलौने का अनुकरण के माध्यम से सीखते, अनुकरण के माध्यम से यहाँ पर भी बच्चे सीखते हैं, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ के जो विशेषताएं हैं, जो इसके गुण हैं 2 से 7 वर्ष के, एक तो केंद्रीयवाद है ये, दूसरी बात जीववाद है ये। अच्छा, जीववाद और जो अमान्यताएं हैं इस अवस्था की सीमा मानी गई है, ठीक है भाई। और दूसरे के दृष्टिकोण को ना समझ पाना भी इस पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का ही एक रूप माना गया है। गिनती, वर्णमाला और आपसे बताऊं मैं क्रम आदि जैसी एक्टिविटी जो शुरुआत करते हैं बच्चे, वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ही शुरुआत करते हैं, इसी स्टेजेस में ही शुरुआत करते हैं। संकेत समझना, संकेत को समझना, साइन लैंग्वेज को समझना, और चिन्ह बनाना या चिन्ह को समझना, एक प्रकार से इसमें भी इसका गुण पाया जाता है। चिन्ह आप समझ रहे हैं, साइन लैंग्वेज की बात मैं कर रहा हूँ, साइन की बात कर रहा हूँ, उसकी बात कर रहा हूँ। तो चिन्ह और संकेत को समझना जो है इसी के अंतर्गत आता है। चलिए देखिए, आप इस अवस्था में अनुकरण के माध्यम से बड़ी तीव्र गति से बच्चे क्या होते हैं, सीखते हैं। अनुकरण हालांकि पहली अवस्था में भी कर लेते थे बच्चे,
ये तो सत्य था, लेकिन यहाँ पर बड़ी तीव्रता से सीखते हैं बच्चे। तो अनुकरण का जो प्राथमिकता अगर आप कोई देंगे, हालांकि उसमें आपको नहीं मिलेगा संवेदीय पेशी अवस्था और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अगर दोनों में मिलेंगे तो आप प्राथमिकता देंगे। अगर सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को ऑप्शन को चूज करेंगे। अगर सीखने से पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लिखा है कुछ तो आप लगाएंगे संवेदीय पेशी अवस्था को अनुकरण में, ठीक है। खिलौने को या खिलौने की जो आयु है इसी अवस्था को कहा गया। तो खिलौने की आयु की अवस्था किसे कहा गया है भाई? तो याद रखिएगा पूर्व संक्रात्मक अवस्था को ही बोला गया है, ठीक है। क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है, एक बार कंफर्म करिए जरा मुझे। क्लियर हो रहा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है अगर क्लियर हो रहा है तो। अच्छा, आगे बात करता हूँ मैं। तो शिशु गिनती गिनना, रंगों की पहचान करना, वस्तुओं को क्रम में रखना, हल्के रंग का ज्ञान। अब देखो यहाँ पर मैंने आप सबसे पहले ही बता रखा है, इसमें बच्चे में बताऊं अगर मैं, जो रटना एक्टिविटी होती है, रटना आप समझते होंगे रोट वाली एक्टिविटी, तो रोट की एक्टिविटी देखो स्कीमा इसमें नहीं आएगा। स्कीमा आप इसको स्कीमा को रिलेट ना करेंगे। स्कीमा एक प्रकार की चिंतनों का संग्रहण माना जाता है। स्कीमा अगर है तो उसका है संवेदी पेशी अवस्था का है स्कीमा। और स्कीमा का मतलब ये होता है, मैं बार बार नहीं बोलाऊंगा, आपको बताऊंगा, आप सुन लीजिए मेरी बात को। चिंतनों का ग्रहण करना होता है, एक स्थान जहां सूचना इकट्ठा करना हो। जैसे सेब लाल रंग का है तो माइंड में स्टोर कर लिया है सेब लाल रंग का होता है, तो वह एक प्रकार के चिंतनों का संग्रहण है एक प्रकार का, तो वो स्कीमा कहलाता है। यहाँ पर मैं खिलौने की आयु की अवस्था में इसलिए बता रहा हूँ कि इसी अवस्था में शिशु गिनती गिनना, रंगों की पहचान, वस्तुओं को क्रम में रखना और हल्के भारी का ज्ञान करना। आपने एक शब्द सुना होगा DSSB में, वो नाम है पलटावी ज्ञान। जानते हैं आप लोग पलटावी ज्ञान? बोलिए जरा एक बार, पलटावी ज्ञान एक बार जी। रिवर्स नहीं, रिवर्स वगैरह नहीं, पलटावी ज्ञान। देखो एक चीज ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, जो पलटावी ज्ञान है ना इसी में मिलता है। और पलटावी ज्ञान का कहने का तात्पर्य क्या हुआ, अब मैं आपको समझाता हूँ, समझिए मेरी बात को। जैसे यहाँ पर मान लीजिए मैंने एक कप लिया और इस कप में मान लीजिए चाय रखी हुई है, ठीक है भाई, इसमें चाय रखी हुई है। अब आप देखिए एक गिलास है, आप एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ मैं आपको, और एक इस तरीके का कप है। बात को समझिए जरा, हाँ रिवर्स करके देखना, एक प्रकार से उल्टा समझना, ठीक है। तो देखो ये प्रकार से पलटावी ज्ञान, देखो चलिए देखिए, अब ये जो पलटावी ज्ञान है, मान लीजिए यहाँ तक वो चाय है भरा हुआ है और ये पतला गिलास है और यहाँ तक ये जो कप है ये यहाँ तक भरा हुआ है चाय। तो बच्चा सोचेगा यहाँ पर देखिए कि सोचेगा यार ये गिलास वाले को ज़्यादा दे दिया गया है और ये इससे मुझे कम मिला है, लेकिन ये दोनों में बराबर डिवाइड किया गया है। दोनों में क्या किया गया है? बराबर डिवाइड किया गया है, ठीक है, बराबर इन सारी चीज़ों को रखा गया है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है यहाँ पर पलटावी ज्ञान में कि यह अमूर्त संप्रत्यय का विकास कर लिया है, तो सही गलत का ज्ञान यहाँ पर सही तरीके से उसको नहीं हो पाया है। तो बराबर एक प्रकार करने की एक्टिविटी, जिसको आप संरक्षण की कमी बता रहे हैं, विकेंद्रीकरण की कमी जो बता रहे हैं, ये इसी में पाया जाता है। मात्रा, आकार, छोटा बड़ा, गुण, भौतिक गुण आदि जैसे मापन कठिनाई होती है मापन करने में, तो वर्गीकरण नहीं कर पाते हैं ये बच्चे। तो ये कौन से जीन पियाजे की थ्योरी में आता है पलटावी ज्ञान का? तो पूर्व संक्रियात्मक में आता है, याद रखिएगा आप लोग इसे, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं, प्राणियों, शब्दों को संबंध स्थापित करते हैं। बच्चे खेल के माध्यम से अनुकरण को सीखते हैं यहाँ पर बच्चे, है ना। और अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो बच्चे निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझने लगते हैं इसी पॉइंट में, और बच्चे अपने विचारों को सही मानते हैं और सारी दुनिया इनके इर्द गिर्द, इनका नाम जो है आत्म केंद्रित या ईगोसेंट्रलिज्म कहा गया है इसे। एक प्रकार का कहने का मतलब जो उनके विचार होते हैं वो उसके सारी दुनिया के इर्द गिर्द ही होता है, अपने आप से बातचीत करते रहते हैं, है ना। अपने आप में बातचीत करना एक प्रकार से क्या कहलाता है? आत्म केंद्रिता कहलाती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है आत्म केंद्रिता वाला, ठीक है, एग्जाम में प्रश्न बनाया गया है। बच्चे भाषा सीखने लगते हैं
और चिंतन करना शुरुआत कर देते हैं, अमूर्त प्रत्ययों का निर्माण करते हैं। अच्छा, अमूर्त प्रत्यय का जो निर्माण होता है वो 6 वर्ष में होता है। अगर कभी प्रश्न बने आप लोगों से अमूर्त के लेकर, अमूर्त प्रत्यय, ये है ना, आज मेरा पेन पता नहीं क्यों चल नहीं रहा सही तरीके से, ठीक है भाई। अमूर्त प्रत्यय की बात मैं कर रहा हूँ, और अमूर्त प्रत्यय जो है एक 6 वर्ष, क्या चीज कह रहे हैं आप? नहीं नहीं नहीं, देखो वो सोच है, वो तो वहां पे ऑलरेडी है, वो वह एक प्रकार का तर्क वितर्क वाली चीजें हैं, वो आती है वहां पर। लेकिन अमूर्त जो अवधारणाएं हैं, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने आपको भाई बताया कि यह देखो क्या है, लाल रंग का सेब है, ठीक है, तो अब आप वो टमाटर को भी देख ले। अगर मैं आपसे कहूं वहां पर कि भाई ये भी लाल है, ठीक है, अब ये टमाटर के बारे में जिक्र कर रहा हूँ, ठीक है, टमाटर के बारे में जिक्र कर रहा हूँ, या मैं आपसे कहूँ सेब के बारे में जिक्र कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बच्चा वो कॉन्सेप्ट बना लेता है कि भाई वो भी लाल रंग का है। टमाटर अगर मान लीजिए लाल रंग का, अगर यहाँ पर सेब आपको प्रत्यक्ष रूप से मैं दिखा रहा हूँ, तो लाल रंग का टमाटर भी होता है, और वो मैं अप्रत्यक्ष दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे ये चीज़ें उनका डेवलप हो जाती है 6 साल में, ठीक है। वाद विवाद जो कॉन्सेप्ट, तार्किक वाली कॉन्सेप्ट होता है वाद विवाद को लेकर, वो चिंतन है एक प्रकार का अमूर्त चिंतन, वो डेवलप, वो अभी बताऊंगा, वो अमूर्त चिंतन है, वो अमूर्त चिंतन उसमें आएगा। अमूर्त प्रत्यय तो इसी में आ जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अभी मैं चर्चा करूंगा उसके बारे में, आप बने रहिए। भाषा जो है, बच्चे जो है भाषा सीखने लगते हैं इसी स्टेजेस में। अच्छा, आगे बात करते हैं, चिंतन इसी में शुरुआत। देखो, चिंतन की बात मैंने कहा, लेकिन इसने पूर्ण रूप से चिंतन की बात नहीं किया, इसमें चिंतन मूर्त रूप की बात है। तो चिंतन जो होती है मूर्त रूप से शुरू होता है, अमूर्त प्रत्ययों का निर्माण होता है इसमें, अमूर्त प्रत्ययों का निर्माण होता है। रटना शुरू उसी में होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, रटना एक प्रकार की इसी में शुरुआत होता है, और प्रतीकों का ग्रहण करना इसी में होता है। दूसरे को संपर्क से खिलौने या अनुकरण के माध्यम से ग्रहण कर लेते हैं बच्चे, ये भी इसी में आता है। विकेंद्रीकरण की कमी, पलटावी विधि की कमी, जीववाद, निर्जीव सजीव, ये जो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, अतार्किक चिंतन की अवस्था, इसी को कहा गया अतार्किक चिंतन की अवस्था भी, अतार्किक चिंतन की अवस्था भी इसी को कहा गया है। आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है भाई। तो जीववाद, जैसे निर्जीव को सजीव मानते हैं, ऐसी संज्ञा देते हैं, स्वयं से बात करते हैं, अहम केंद्रितवाद कहा जाता है। विश्व की सभी भाषाएं बच्चे तक सीमित ही होती है, और ये ऐसा बच्चा समझते हैं, इसलिए बच्चे क्या करते हैं, अहम केंद्रितवाद इनको कहा गया है, ठीक है। भाषा का विकास इसी में होता है, पलटावी ज्ञान की भी इसी में कमी देखने को मिलती है। तो ये सारी की सारी जो बात मैंने अभी स्टेटमेंट बताया है, वो इसी का आता है। देखिए, यहाँ पे वस्तु अस्थायित्व का भाव जागृत हो जाता है, लेकिन मैंने आपको बताया ना, कहीं कहीं पे आपको मिलेगा दूसरी स्टेजेस में भी, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट, ये पहली जो है संवेदी पेशी अवस्था का है, ये पॉइंट, ठीक है, संवेदी पेशी अवस्था का, इसका नहीं है, मैंने जो अभी आपको बता चुका हूँ, ठीक है भाई। अब देखिए, अनुकरणशीलता पाई जाती है, प्रतीकात्मकता सोच पाई जाती है, ठीक है, ये अहमवादी पाया जाता है, भाई मैंने आपको बताया दूसरे को कम महत्व देते हैं ये लोग, ठीक है, अपने आप को ही समझते हैं, दूसरे को कम समझते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रकार का वो था। अच्छा, तीसरी स्टेज स्थूल और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है ये। अच्छा, ये क्या है भाई, इस अवस्था में तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है, लेकिन बालक का चिंतन केवल मुहूर्त प्रत्यक्ष वस्तुओं तक ही सीमित होता है। देखिए, अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ठोस और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पहली बात तो वहाँ पर बच्चा जीववाद था, क्योंकि निर्जीव वस्तु को सजीव मान लेता था। जैसे अगर आपने किसी गुड्डे को, अगर मान लीजिए उसको चोट लग गई, गिर गया ज़मीन पर, तो क्या करते थे, अगर आप ज़मीन पर 2-3 चपेट मार दीजिए या पैर मार दीजिए, तो बच्चे को संतोष मिल जाता था कि हाँ यार, मैं इसको भी चोट लग गई, अब मैं शांत हो, तो बच्चा शांत हो जाता था। तो वो जीववाद था, जहाँ पर निर्जीव को सजीव मानता था। अब देखो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर बच्चे का जीववाद है वो डेवलप हो गया। यहाँ पर बच्चा जो है जीववाद में क्या हो गया, वे डेवलप हो गया, इसका विकास हो गया जीववाद को, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए, इसे साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य माना गया। अब आप देख रहे थे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कि अहम केंद्रित भाषा है वो, अभी वही अहम केंद्रित भाषा, जैसे बच्चा क्या करता था, स्वयं से जो बात करता था,
अब इस अवस्था में जो आप देख रहे हो स्थूल, ठोस, मूर्त, संक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था में जो भाषा है बच्चे की वो सामाजिक हो गई है। अहम केंद्रित से क्या हो गई, सामाजिक हो गई। बहुत इजी टॉपिक से समझा रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करिएगा यहाँ पर, है ना। तो ये क्या हो गई, सामाजिकृत हो गई यहाँ पर भाषा। अगर मैं बात करूँ, वहाँ पर आप देख रहे थे विकेंद्रीकरण की कमी पाई जा रही थी। विकेंद्रीकरण मतलब संरक्षण की, जैसे मात्रा, आकार, गुण और छोटा बड़ा भौतिक गुण इत्यादि चीज़ों को मापन नहीं कर पा रहा था वहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर ये मापन कर लेगा, इसका विकास हो जाएगा यहाँ पर मापन में विकास कर लेगा, उसका आकार समझ जाएगा, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इत्यादि, भार, गुण, जो चीज़ें हों वो सारा चीज़ समझ जाएगा। और यहाँ पर कहने का तात्पर्य होगा विकेंद्रीकरण का और संरक्षण का जो आप देख रहे हैं विकास, वो स्थूल और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना है। यहाँ पे तर्क क्षमता जो होती है यहाँ पे प्रारंभ हो जाती है। देखिए, अब मैंने यहाँ पे ये नहीं कहा कि विकास हुआ है, तार्किक चिंतन प्रारंभ हुई है। यहाँ पे तार्किक चिंतन मैंने आपको बताया प्रारंभ हुई है, और इसका कहने का तात्पर्य तर्क क्षमता जो है उसकी स्टार्ट हो गई है। और इसी अवस्था में बालक क्या करता है, आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अभिसारी चिंतन का नाम सुना है आपने, अभिसारी चिंतन? हाँ सुना होगा। ये हेलो, आवाज जा रही है? हाँ बोला। अभिसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन का मतलब ये होता है कि इनबॉक्स थिंकिंग, और इनबॉक्स थिंकिंग का मतलब ये हुआ कि एक विध चिंतन, और इसका मतलब यही होता है कि बंद उत्तर वाले प्रश्न, किसी एक समस्या का एक हल हो, उसे हम अभिसारी चिंतन कहेंगे। और ये 7 से 12 वर्ष के बीच में आता है। हालांकि इसकी स्टेजेस अनुमान लगाया जाता है 7 से 12 वर्ष, ठीक है। ये स्टेजेस 7 से 12 वर्ष होती है, ये आप अनुमान लगाया जाता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। और ये जीन पियाजे की स्टेजेस में तीसरी स्टेजेस में पाई जाती है। और ये निगनात्मक तर्कना होती है, और निगनात्मक तर्कना जो होती है 7 से 8 वर्ष की होती है, इसी में पाया जाता है, ठीक है, इसी में पाया जाता है। और पूर्व धारणाओं के आधार पर सामान्य निष्कर्ष निकाल लेता है बच्चा। किसमें? पूर्ण, जो पहले की धारणाएं हैं पूर्व की, उन धारणाओं के आधार पर सामान्य निष्कर्ष निकालता है। और सत्य पर आधारित नहीं होता, ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग। सत्य पर इस पर कोई चीज़ें आधारित नहीं होती है। तो बेसिकली जो निगनात्मक तर्कना होता है 7 से 8 वर्ष तक के, वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। और सामान्य का मतलब होता है निष्कर्ष, और विशिष्ट का मतलब होता है सामाजिकृत करना, ठीक है भाई, सामाजिकृत करना, ये आप ध्यान रखिएगा इसका। तो यहाँ पर देखिए, वह अपने सामने उपस्थित दो वस्तुओं के बीच तुलना करना, अंतर करना, समानता व असमानता बताना, या सही गलत या उचित अनुचित के विधियों के द्वारा इत्यादि के माध्यम से बच्चा क्या करता है, सीखता है यहाँ पर। और इसमें आप ध्यान रखना कि ठोस मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ये चीज़ें देखती है। मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है इसे, सही। प्रश्न जो हेडिंग है उससे ही पता चल रहा है ये, ठीक है। और बालक दिन, तारीख, समय, महीना, वर्ष आदि बताने लगता है इसमें, है ना। एक प्रकार की अगर मैं आपसे बात करूं तो इसमें आपको बताऊं, विलोपनीयता, संरक्षण, विकेंद्रीकरण, कार्य कारण संबंध, श्रृंखला, क्रम परिपक्व, वर्गीकरण, चिंतन और गणितीय संक्रिया, आकार आदि की जो समझ है इसमें इसका डेवलप हो जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है भाई। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? कंजर्वेशन, हाँ, जैसे पलटावी ज्ञान की यहाँ पे मात्रा, संख्या, भार और आयतन बताया है, उसका विकास कर लिया है यहाँ पर, ठीक है भाई। और देखिए यहाँ पर आप लोग, इसी का उत्क्रमणीयशीलता पाई जाती है। अब यही प्रश्न अगर आप लोगों से एग्जाम में आ जाए तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे फिर तो, इसीलिए इसे पलटावी ज्ञान के नाम से जाना जाता है। और यही चीज है, उत्क्रमणीयशीलता इसी को बोला जाता है, क्रमणीयशीलता बोला जाता है, ठीक है भाई। तो ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पर इसका डेवलप ये चीज़ हुआ है पलटावी ज्ञान का, ठीक है। आगे बात करते हैं। और भाषा संप्रेषण के योग्य में भाषा जो है विकास की अवस्था यहाँ पर डेवलप हो जाती है। संप्रेषण और भाषा जो है इसका योग्य हो जाता है, इसका विकास हो जाता है बच्चे का यहाँ पर। और ये लास्ट अवस्था देखो, अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को ही बोला जाता है अमूर्त संक्रिया अवस्था। और ये 11 से लेकर
18 वर्ष तक चलती है या 11 वर्ष के बाद भी इसको कहीं कहीं पर लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, तो आप इसे 11 से 18 वर्ष ही याद रखें। ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार प्रश्न में पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसे इसलिए याद रखें आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए, इस अवस्था को किशोर मूर्ति के साथ अमूर्त चिंतन करने के योग्य भी कहा जाता है, और इस अवस्था को तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। इसी अवस्था को क्या कहा जाता है? तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इस अवस्था में मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है यहाँ पर। अब आप देखिए, इस अवस्था में बालक कहाँ से कहाँ पहुँच गया है भाई? ये बालक पहुँच गया है तर्क करने वाली क्षमता पर। धीरे धीरे बच्चा कहाँ पहुँच गया है? तर्क वाले पर। यानी एक प्रकार से मैं एक शब्द बताऊँ आपको, स्वायत्तता का नाम सुना है? स्वायत्तता, बताइए जरा, बोलिए भाई। चलिए देखिए, अब सुनिए, स्वायत्तता का मतलब एक प्रकार से स्वयं शासन की बात करता है। ये सेपरेट की बात कर रहा है। सेपरेट का मतलब अपने आप को अलग महसूस करने की बात करता है। तो स्वायत्तता शब्द यही है, स्वयं को नियंत्रित करता है ये। ठीक है, तो बच्चे में यहाँ पर देखिए तो स्वायत्तता का जो है उसका विकास हो गया है। ठीक है, और यहाँ पर आत्म संप्रत्यय का विकास हुआ है। और आत्म संप्रत्यय का मतलब स्वयं बनना। बच्चे अपने आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। अब मतलब मैं सारा काम खुद कर लूँगा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी की मदद की। ठीक है, अमूर्त चिंतन की बात होती है, कल्पना और सोचना और समझना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डेवलप हो जाती है। तो अमूर्त चिंतन यहाँ पर क्या हो गया? डेवलप हुआ। तार्किक चिंतन, इसी वजह से इसका नाम रखा गया है तार्किक चिंतन भी। तो ये जीन पियाजे की चौथी अवस्था है। ठीक है, और अभिसारी चिंतन में आपने क्या देखा था अभी कि किसी एक समस्या एक समाधान हो, और ये इनबॉक्स थिंकिंग होता है, बंद उत्तर वाले प्रश्न होता है। जब किसी एक समस्या का अनेक समाधान हो तो उसे क्या कहते हैं? बताइए, एक समस्या का अनेक समाधान हो तो क्या बोलते हैं उसको? कौन बताएगा? बोलिए। हाँ, यहाँ पे मंजू जी आपका जवाब आया है सही, अपसारी चिंतन। वेरी गुड। तो अपसारी चिंतन इज द राइट आंसर हो जाएगा उस पर। आप लोग ध्यान, इसको बोलते हैं बहुविध चिंतन, और यह जो है सृजनात्मक बालक में पाया जाता है। इसी को इंग्लिश में कहा जाता है आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग भी बोला जाता है इसको। ठीक है, तो मुक्त उत्तर वाले जो प्रश्न होते हैं ये यही कहलाते हैं, अपसारी चिंतन के अंतर्गत आते हैं। तो प्रतिभाशाली बालक में पाया जाता है। ठीक है, और समस्या समाधान के कौशल भी इसी में पाए जाते हैं। समस्या समाधान अब कर लेता है बच्चा इसका। ठीक है, और बहुत सारे का रिजल्ट आना, जैसे मैं कहूँ बहुत सारे का एक रिजल्ट आना, मतलब यहाँ पर क्या कर रहा है? विचार विश कर रहा है। तो विचार विश मतलब एक प्रकार से नए आइडियाज़, नए विचार बनाना, इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, और यह सृजनात्मक बालक में पाया जाता है। तो एक से अधिक विचारात्मक या सृजनात्मक विचार को लाना, वो क्या कहलाता है? विचार वेश कहलाता है। तो कभी कभी एग्जाम में प्रश्न बनता है विचार वेश, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, विचार वेश। संतोषी जी समझ में आ रहा है? विचार वेश कहलाता है। तो विचार वेश क्या है भाई? विचार वेश नए विचार का आइडिया लाना, यानी एक प्रकार से सृजनात्मक बालक में पाया जाना, है ना? हाँ, ये चीज़ें आपको समझना है यहाँ पे। परिकल्पना निगमन विकास पे होता है, कल्पना के आधार पे नए नए तर्क देना, ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पर। ठीक है, और देखिए यहाँ पर इस अवस्था में मानसिक योग्यता का पूर्ण विकास हो जाता है। इस अवस्था में परिकलात्मक चिंतन भी पाया जाता है। मतलब आप देखिए कहीं पर तो यहाँ पे थिंकिंग ज़्यादा आ रहा है, सोच ज़्यादा बनाई जा रही है ना, एक प्रकार से यहाँ पर। ठीक है भाई, तो इस अवस्था में किशोर मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने के योग्य हो जाता है। यही कारण है कि तार्किक अवस्था इसका नाम रखा गया है। और चिंतन करना, कल्पना करना, निरीक्षण करना, समस्या का समाधान करना इत्यादि जो प्रक्रियाएं होती हैं वो मानसिक योग्यताओं का विकास हो जाता है इसमें। ठीक है, ऑटोनॉमी का मतलब जो मैंने स्वायत्तता बताया है अभी, ऑटोनॉमी जिसको सेपरेट आप बोलते हो पृथक्करण करने के लिए, जिसमें सेल्फ रेगुलेटिंग यानी आपको कहो स्वयं निगमन या स्वयं शासन की बात हो रही है, तो वह एक प्रकार का स्वायत्तता की बात होती है। अपसारी चिंतन यानी आउट ऑफ बॉक्स के बारे में बात होती है। परिकल्पना की खोज करता है, वैज्ञानिक चिंतन करता है, विसंगतियों को समझने लगता है। ये सारी की सारी चौथी अवस्था में देखने को हमें मिलती है। ठीक है, जिसे यह बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देता है। जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है वो किस पे बल देता है? शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपसे बात करूँगा अब यहाँ पर जीन पियाजे के योगदान भी कैसे कैसे रहे एजुकेशन में, तो आप ध्यान रखिए यह जो है बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देता है। पहली बात आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात अगर मैं कहूँ तो शिक्षक को बालक की समस्या को समझना और समस्या का समाधान करना और उचित वातावरण प्रदान करना, यह एक प्रकार का जीन पियाजे का एजुकेशन में प्रोवाइड होता है।
तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का प्रतिपादन बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देता है। ये जीन पियाजे का शिक्षण और शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण बताते हैं, और इन्होंने कहा है कि शिक्षक को बालक की समस्या का निदान करना चाहिए, ये पॉइंट। और दूसरी पॉइंट इन्होंने बताया है कि बालक के अधिगम के लिए उचित वातावरण तैयार करना, ये भी आपका एक पॉइंट हो जाएगा, है ना। ये सारे के सारे आप जो देख रहे हैं ये उसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है भाई। एजुकेशन में देखो, जीन पियाजे ने बुद्धिजीव के विज्ञान की स्कीमा को भांति बदलाकर बुद्धि का एक नवीन व्याख्या किया है। देखो यहाँ पर स्कीमा जो शब्द मैं आपको बता रहा हूँ, स्कीमा कहने का मतलब वही है, आपको सिंपल लैंग्वेज में समझना है कि स्कीमा का मतलब होता क्या है। एक प्रकार से मानसिक प्रखंड होता है ये स्कीमा, अर्जित करना होता है, दिमाग में कोई चीज़ें स्टोर करनी होती है, तो वो स्कीमा होती है। इसी को अगर स्कीमा का बहुवचन, हालांकि नहीं पूछेगा कभी, अगर स्कीमा का बहुवचन अगर आपसे कभी बने इसकी एग्ज़ाम में, तो इसका होता है स्कीमेटा। बहुवचन क्या होता है? स्कीमेटा होता है, स्कीमेटा होता है, ठीक है भाई, या आप ध्यान रखिए इसका बहुवचन होता है। तो यह एक प्रकार की, अगर मैं आपसे कहूँ, जैसे यहाँ पर जो स्कीमा बच्चों की सूचनाओं को छोटे छोटे खंड में करके जिन्हें वह अपनी जानकारी को सुव्यवस्थित करके एक क्रम ढंग से रखने के लिए बताता है, वही कहलाता है स्कीमा, ठीक है। वही क्या कहलाता है? स्कीमा कहलाता है, ठीक है। और अनुत्क्रमणशीलता और अपरिवर्तित या अपलटावी ज्ञान जिसको बोलते हैं, दो आपस में जो लव होते हैं वह आपस में नहीं मिल पाते हैं, तो ग्रुप नहीं बन पाता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि दूध 2 गिलास में दे दो, है ना, बात समझ रही हैं, और उसमें आप क्या कर रहे हैं, और एक में अगर आपने गिलास, एक पतला गिलास है और एक यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ, और पतला लंबा दोनों है यहाँ पर, और एक चौड़ा गिलास है, इस तरीके का गिलास है, और इसमें यहाँ तक कि दूध भरा हुआ है और इसमें आधा भरा हुआ है, लेकिन दोनों में इक्वल है, तो यह एक प्रकार का अपलटावी ज्ञान में कमी आती है। ये चीज़ें मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। अहम केंद्रित, जो बच्चे जो है स्वभाव से ही स्वार्थी होते हैं, आप जानते हैं भली बात तरीके से। एक प्रकार से स्वार्थीपन जो रिलेट होता है वो अहम केंद्रितता में रिलेट होता है ना। बच्चे अपने बड़ों का अनुकरण करते हैं, आप जानते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और जीवाद आपने समझ गया, आप बताइए, यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई है। तो जीन पियाजे के देखिए, आत्मीकरण और सामंजन और संतुलीकरण और स्कीमा, आज ऐसी नवीन शब्दों का प्रयोग कर शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है ये, ठीक है। तो यह था उसका स्कीमा के बारे में। स्कीमा वातावरण को अर्जित करता है, आप ये पहले भी बता चुका हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है, यहाँ पर। और संरचना के व्यवहारगत समांतर प्रक्रिया विज्ञान की स्कीमा कहलाती है। स्कीमा मतलब यहाँ पे स्कीमा कहलाती है ना। यहाँ पर बहुत मिस्टेक आ रही है भाई पीडीएफ में, है ना। स्कीमा कहलाती है, अर्थात उद्दीपक के प्रति विश्वसनीय अनुक्रिया को स्कीमा कहते हैं, बस आप ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है। स्कीम, अब देखो, संवेदी पेशी अवस्था में मैंने आपको 6 चीज़ें बताया था, 6 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है सहज क्रिया की अवस्था, एक है सहज क्रिया की अवस्था। और देखिए, सहज क्रिया के अंतर्गत अगर मैं आप लोगों से बात करूं, तो स्कीमा में जैसे सक्रिय ज्ञान और स्वयं का निर्माण जो एक्टिविटी है वही सहज क्रिया होती है, मूल प्रवृत्ति जो है वही सहज क्रिया होती है। और प्रमुख वित्तीय अनुक्रियाओं के बजाय अगर आप अनुक्रियाएं लिखें, ये सबसे बेटर है। अनुक्रिया है, अनुक्रियाओं की अवस्था पाई जाती है। गौड़ वित्तीय में अनुक्रियाओं की अवस्था पाई जाती है। अच्छा, तो यहाँ पे गौड़ लिखा हुआ है, गौड़ सिमेटा का समन्वय, ठीक है। और गौड़ सिमेटा का मतलब यहाँ पे स्कीमेटा की बात हो रही है, उसका कोऑर्डिनेशन, स्कीमा की बात हो रही है, ठीक है, द्वितीय। और तृतीय में जो है वृत्तीय अनुक्रिया की अवस्था होती है। और लास्ट है मानसिक सहयोग द्वारा नए साधनों की खोज होती है। तो ये 6 क्रियाएं हैं, एक वृत्ति है, स्कीमेटा है, नए साधनों की खोज है, यहाँ पे नए नए साधन भी खोजता है बच्चा, ठीक है। और वित्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था भी है। और यहाँ पर अगर मैं कहूँ वृत्तीय और वित्तीय, फाइनेंशियल अलग है और वृत्तीय अलग है, इसकी भी पाई जाती है, और सहज प्रक्रिया भी पाई जाती है। तो ये 6 अवस्थाएं जो है आपको संवेदीय पेशी अवस्था के अंतर्गत देखने को मिलेंगी, 6 अवस्थाएं, ठीक है।
ये जो टोटल 6 मैंने अवस्थाएं बताई हैं आप लोगों को, ये किस में पाई जा रही हैं? संवेदी पेशी अवस्था में। बस इतनी बातें आप लोगों को आज यहाँ तक देखे रहना है, ठीक है। और कल जो मैं आप लोगों को बताऊँगा वो इसी के अंतर्गत जीन पियाजे के कुछ जो वर्ड्स हैं उसके वर्डों को लेकर आऊँगा। उसके कौन कौन से वर्ड हैं? सबसे फेमस वर्ड है अनुकूलन, जिसको आप लोग अनुकूलन को 2 भागों में डिवाइड किया गया। आत्मसात भी बोला जाता है और समावेशन बोला जाता है, समायोजन भी इसी को कहा जाता है और संतुलीकरण भी कहा जाता है। मैं इन शब्दों को समझाते हुए फिर मैं आगे का टॉपिक आप लोगों को कुछ और शब्द लूँगा जो जीन पियाजे के संबंध में इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। बताइए एक बार। चलिए, सभी को समझ में आ गया है ना? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना किसी को? अगर कोई डाउट वगैरह है तो आप लोग पूछ लीजिए अभी भी, ठीक है भाई। अगर डाउट है तो आप लोग क्लास में पूछ लीजिए, ठीक है।